हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 35। इससे पहले ऑलरेडी हमने 34 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है, ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक चलती हैं तथा विज्ञान जो कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक चलती हैं उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, और ये सीरीज का 1000 प्रश्नों का जो सीरीज था, ये सीरीज का ये आखिरी सेट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 1000 प्रश्न पूरा कर चुके हैं। ठीक है, हर सेट में मिनिमम 20 प्रश्न होते थे और ये 35वां सेट है। तो हम देखें तो यहाँ पे लगभग 700 प्लस प्रश्न कर चुके हैं। इसमें आप देखेंगे किसी किसी सेट में 40, किसी में 45, किसी में 30-25 प्रश्न हुआ करते थे। तो आप देखेंगे मोटा मोटी आप 1000 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये आखिरी सेट है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जो कि उसमें सारे जो टॉपिक होते हैं सारे सवाल होंगे। उसमें रीजनिंग, मैथ, सोशल साइंस जो भी होते हैं सवाल जो पूछे जाते हैं वो पूरा कंप्लीट हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ईवीएस का ये जो सीरीज था वो आज यहाँ पे एंड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को गैस में परिवर्तित करती है। बताना है कि कौन सी प्रक्रिया में ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, निक्षेप, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे ऊर्ध्वपातन। ठीक है, वह प्रक्रिया इसमें सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पीकरण आप देखेंगे ठोस से ये तरल और तरल से फिर ये गैस में परिवर्तित होने की विधि को कह सकते हैं, या तरल से गैस में परिवर्तित होने की विधि को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। निक्षेप क्या है, तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया में जब भी कोई निक्षेप जमा हो जाता है ठोस के रूप में उसे निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को ठोस में परिवर्तित करती है। सवाल है कि कौन सी प्रक्रिया तरल को ठोस में परिवर्तित करती है। हिमीकरण, उच्च बनाने की क्रिया, या फिर ऊर्ध्वपातन, एक से अधिक हो गया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, हिमीकरण। ठीक है, संघनन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। वैसे ध्यान रखिएगा, तरल से ठोस की बात हो रही है तो आप संघनन नहीं कर सकते, क्योंकि संघनन बनने की प्रक्रिया गैस से तरल बनने की प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि प्रकृति में कितने प्रकार के मिश्रण मौजूद हैं। प्रकृति में कितने प्रकार के मिश्रण मौजूद हैं, तो ध्यान रखना है, सही आंसर है 2 प्रकार के। ठीक है, सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घोल में बड़ी मात्रा में मौजूद है। घुला हुआ पदार्थ, विलायक, या फिर पानी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घोल में बड़ी मात्रा में मौजूद होता है। तो ये होता है आपका विलायक। ठीक है, विलायक इसका सही आंसर है। विलायक और विलेय क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा सा मान लेते हैं, अगर ये कोई गिलास है, इसमें बहुत सारा पानी डाला हुआ है, ठीक है, और इसमें हम मिला रहे हैं चीनी, तो चीनी हमारा यहाँ पे क्या होगा, विलेय होगा, और जबकि विलायक यहाँ पे क्या है, पानी है। तो पानी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, विलायक जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, विलेय कम मात्रा में होता है। ठीक है, और जब विलेय और विलायक घुल जाते हैं तो उसे विलयन कहते हैं। ठीक है, तो विलयन में देखेंगे कि एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। ठीक है, तो विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक घुला हुआ पदार्थ, तो जो घुला हुआ पदार्थ उसे क्या कहेंगे, विलेय पदार्थ कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैस प्राप्त कर सकते हैं। आसवन, हाइड्रोलिसिस, आंशिक आसवन। ठीक है, आंशिक होगा, आंशिक आसवन, या फिर एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सही आंसर है आंशिक आसवन के तहत हम लोग हवा से विभिन्न गैस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जोसेफ फ्रॉस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम या फिर स्थिर अनुपात का नियम की अवधारणा दी थी। ठीक है,
निश्चित अनुपात नियम क्या कहता है? ये कहता है कि एक रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक है, इस नियम को निश्चित रचना का नियम भी कह सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे जल का रासायनिक सूत्र H2O। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का हमेशा यहाँ पे 2 परमाणु होगा और ऑक्सीजन का हमेशा 1 परमाणु होगा। आप ऐसा बिल्कुल कतई नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन का 3 परमाणु कर दें और ऑक्सीजन का 1 परमाणु कर दें, या ऑक्सीजन को 2 परमाणु कर दें। ये जब भी ये तत्व मिलकर बनेंगे, ठीक है, यौगिक जब भी बनेंगे तो हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही मिलेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप किसी एक तालाब से ले आइए, या फिर समुद्र से पानी उठा कर ले आएँ, या फिर नल का पानी उठा कर लेकर के आएँ। आप किसी में भी देखोगे जो ये पानी की जो संरचना होगा हमेशा ये 2:1 के अनुपात में ही बना होगा। ऐसा नहीं है कि समुद्र का पानी उठाकर आप लेकर आते हैं तो उसका जो अनुपात होगा वो 3:1 हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, या 1:3 हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसमें देखेंगे कि जो तत्व जो अणुओं की जो अनुपात होगा हमेशा 2:1 में ही होगा, अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ठीक है, जब भी आप जल बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु चाहिए और ऑक्सीजन का 1 परमाणु चाहिए। जैसे NaCl के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसमें देखेंगे सोडियम का भी 1 परमाणु है और क्लोरीन का भी 1 परमाणु है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमेशा, इसी को कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो किसने दिया था? जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सोडियम Na का परमाणु क्रमांक क्या है? यह किस आवर्त का तत्व है? सवाल है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, यह किस आवर्त का तत्व है? तो आप देखेंगे कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है। तो वैसे यहाँ पे 11 तो सभी में दे रखा है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी, और यहाँ भी दिया हुआ है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब सवाल ये है कि किस आवर्त का है, ये प्रथम का है, तृतीय का है, या द्वितीय का है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये तृतीय आवर्त का तत्व है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ना, बी ऑप्शन, तृतीय इसमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है वो 11 होता है। ठीक है, और इस किस आवर्त का तत्व है ये तृतीय आवर्त का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसमें हम लोग जब डिटेल्स पढ़ेंगे ना तो वायलेंसी वगैरह निकालना भी हम लोग सीखेंगे और सिखाया जाएगा कि कैसे बहुत आसान तरीके से इजी मेथड से देख करके बता सकते हैं कि इससे वायलेंसी कितना है, ठीक है, संयोजकता कितनी है। ठीक है, तो ये सब हम लोग निकालना सीखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग बस अभी शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं बस कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं बस कैसे उसका आंसर देना है, उस पर बस बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? पूछा जा रहा है आपसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? MgCl, MgCl2, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड जो 3 दे रखा है वो वाला। तो आपको याद रखना है यहाँ पे सही आंसर जो होगा, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड 2 होगा, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सूत्र बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बार बार कह रहे हैं, हम लोग सूत्र भी बनाना सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाते हैं कि कैसे हम लोग बताएंगे। ठीक है, जिसे लिखा हुआ है मैग्नीशियम, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है क्लोरीन। हम लोग जानते हैं क्लोरीन का जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है और मैग्नीशियम का कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर कितना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका आई थिंक होता है 17। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे, वैलेंसी निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं? पहला सेल में 2, ठीक है, इसके बाद फिर 8, और फिर जो अंतिम में बच गया वो तीसरा सेल में चला जाएगा 2। तो इसका होगी निकल गया, इसका वैलेंसी निकल गया 2। 17 का कैसे निकालते हैं? तो 2, 8, 2, 10 और 7, 17। ठीक है, अंतिम में अष्टक जिसको नियम कहते हैं उसमें अंतिम में हमेशा 8 चाहिए होता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 है, इसके पास 1 घट रहा है, तो इसको इसका कहेंगे इसकी जो वैलेंसी वो कितना है? 1 है। ठीक है, अब 1 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 2 क्यों हो रहा है, ये सब कुछ समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पे इतने समझिए कि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है विन्यास का में जब निकालते हैं तो संयोजकता इसका 2 निकलती है और क्लोरीन का 1 निकलता है। बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल गुना कर देना होता है। तो मैग्नीशियम का 1 से गुना करेंगे तो Mg ही निकल जाएगा, और Cl का 2 से गुना करेंगे तो Cl2 हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ऐसे निकालना हम लोग सीखेंगे, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है? 10, 12 या फिर 16?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे H2 है तो H2 का हम कैसे निकालेंगे, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, इसमें कितना परमाणु है, 2 है, तो इसका हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का निकालना चाहें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका डबल कर लीजिएगा तो इसका द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक ही परमाणु है तो एक ही से गुना किया जाएगा तो 16 एकम 16, तो 16 दो कितना हो गया 18। अर्थात कह सकते हैं कि H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है थॉमसन के परमाणु मॉडल का दूसरा नाम क्या है, तो इसे कहा जाता है तरबूज मॉडल, क्योंकि तरबूज पर ही इन्होंने आधारित मतलब इनका कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक है, तरबूज को ही उदाहरण लेकर के समझाए थे। ठीक है, कि जो तरबूज होता है उसको यदि काट दें आधा, तो काटने पर जो रेड कलर है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, और जो छोटे जो दाने जो बिखरे पड़े हैं काले कलर का, वो क्या है हमारे लिए, वो हमारा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी तरीके से बताते हैं कि कोई भी परमाणु जो संरचना होता है वो इसी तरीके से होता है। जैसे आप तरबूज को काटते हैं तो जहाँ पे दिख रहा है ब्लैक ब्लैक कलर का दाना दाना दिख रहा है, वो क्या है, वो आपका इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो रेडिश पार्ट है वो क्या है, वो आपके लिए प्रोटॉन की तरह है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट दिए थे थॉमसन। ठीक है, तो इनका मॉडल को क्या कहा जाता है, तरबूज मॉडल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सही आंसर जिसका जो होगा, ठीक है, ये होगा 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ध्यान रखना है। और बच गया मेरे पास कौन कौन सा, एक इलेक्ट्रॉन बच गया और एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कुछ भी चार्ज नहीं होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, 0 होता है। इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो अगर ऑक्सीजन का यदि आपको पता है क्या एटॉमिक नंबर, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, पहला सेल में हमेशा रहता है 2, अब इसके पास कितना बच गया, 6 और बच गया, तो 6 आखिरी सेल में चला जाएगा। इसे चाहिए कितना, 8, तो 8 चाहिए, अंतिम सेल में 8 होना जरूरी है। ठीक है, तो 8 होने के लिए इसको कितना और चाहिए, घट रहा है 2, तो इसका जो संयोजकता है वो कितना है, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निकालना बहुत ही आसान है, समझाएंगे सब कुछ। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मानव शरीर की मूल या संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर कोशिका, फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोशिका। मानव शरीर का मूल या संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अगला सवाल है कि पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, काइटिन का, सेल्यूलोज का, प्रोटीन का, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सेल्यूलोज का बना होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिकांगों की आत्महत्या या फिर आत्महत्या ही होना चाहिए था, आत्मघाती थैली कह सकते हैं, कहा जाता है, तो यह है लाइसोसोम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम होता है जड़ों से जो खनिज लवण होते हैं, पानी होते हैं, वो पत्तों तक पहुँचाना। ठीक है, जाइलम का काम होता है। फ्लोएम का काम होता है, फ्लोएम जो होता है वो भोजन बनने के बाद पेड़ पौधे के सारे भागों में पहुँचाना। ठीक है, फ्लोएम का काम होता है, जबकि जाइलम का काम होता है जड़ों से जल को लेकर के पौधों के पत्तों तक पहुँचाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है। बताना है कि पौधे में मौजूद सरल जो अस्थायी ऊतक होते हैं उसमें से कौन सा नाम सही है, अर्थात कौन सा पौधों में सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला ही सही दिख रहा है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और अस्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 2018 में जो रूब्रिक एग्जाम हुआ था ना, इस तरह क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। हर एक मतलब कि जो होता है एग्जाम में पूछा गया था सवाल। ठीक है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, अस्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये अस्थायी ऊतक हैं, अस्थायी ऊतक हैं, इस तरीके से बहुत सारे सवाल घुमा के पूछे गए थे। चलिए अगला सवाल है, पौधों में मौजूद जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है। अब यहाँ बताना है अस्थायी ऊतक के बारे में, जिससे भी हम ऊपर वाला क्वेश्चन है पूछ रहे थे आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो आपका है ना यहाँ पे, ये जटिल अस्थायी ऊतक हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसका काम ही हम बता चुके हैं। अगला सवाल है,
मानव शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? 10, 9, 5, एक से अधिक में से कोई नहीं। बताना है मानव शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे सही आंसर होगा ये ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अच्छा ये तो बताना भूल गए कौन कौन, है ना। ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में 4 मुख्य प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। कौन कौन? उपकला, संयोजी, मांसपेशी और तंत्रिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पे एक कोट होना चाहिए था। ठीक है, ये कोट है, ये कोल है, ये कोल। ठीक है, कोल, कोल होता है ना, कोल, ये वाला कोल है। ठीक है, तो कोल में कितना % कार्बन होता है, ये सवाल था। कोट नहीं, कोल में कितना % कार्बन होता है? तो ध्यान रखिएगा कोल में 98% कोल होता है, माना कार्बन होता है, माफ़ कीजिएगा। कोल में पूछ रहा है आपसे कितना % कार्बन होता है, तो 98% होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोल में 98% क्या होता है? कार्बन हो पाया जाता है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल इस पूरा सीरीज का। ठीक है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? बताना है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? कोक, बिटुमेन, कोल गैस, एक से अधिक में से कोई नहीं। सही आंसर है बिटुमेन। ठीक है, बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम का एक पदार्थ है, ये उत्पाद है जो कि सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ और ये पूरा कंप्लीट सीरीज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अब नए सीरीज में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।